हेलो एंड गुड इवनिंग। होली हो चुकी है, प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। प्रीलिम्स का रिजल्ट आपके फेवर में नहीं भी है, फिर भी आने वाले सालों में आप अटेम्प्ट करेंगे और जो भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं कहीं ना कहीं वो सीजीपीएससी मेंस से इंस्पायर्ड होने लग गए हैं। अभी वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ में ट्रेंड चल रहा है, इसी कारण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्यों 80% लोग मेंस में फेल हो जाते हैं। चलिए बहुत ही शॉर्ट और कंसाइंस टू द पॉइंट बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, लगभग 50 से 60 फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे एंड जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और उसमें बहुत ज़्यादा एलोबोरेट ना करते हुए जितने संक्षिप्त में इसके बारे में चर्चा की जा सकती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भाई डिफरेंट गेम है। प्रीलिम्स में आपको बबल भरने होते हैं, कईयों के तुक्के चले जाते हैं, 4 के 4 आंसर आपके आंखों के सामने होते हैं। मेंस में आपको 3-3 घंटे लिखने हैं, कोई सही आंसर होता नहीं है। टाइम कैसे मैनेज करना है, स्पेस कैसे मैनेज करना है, कंटेंट कैसे मैनेज करना है, ये कंप्लीटली डिफरेंट गेम है। इसलिए अगर किसी के सीजीपीएससी प्रीलिम्स में 180 में से 180 नंबर भी आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसका सीजीपीएससी मेंस में भी वैसे ही हाई स्कोरिंग नंबर आएंगे। तो पहला फैक्टर दैट इज़ कि कंप्लीटली डिफरेंट गेम होता है प्रीलिम्स और मेंस। दूसरा स्किल बेस्ड होता है। गोला लगाने में 4 ऑप्शन में से जय माता दी बोल के तुक्का मारने में कुछ बहुत ज़्यादा स्किल नहीं चाहिए होता है, थोड़ा बहुत चाहिए होता है। लेकिन उसमें भी अगर आपको पर्टिकुलर फैक्ट पता है, एटलीस्ट आपको 70% नॉलेज उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में, तो ऑप्शन एलिमिनेट करके बन जाता है। लेकिन मेंस उससे ज़्यादा स्किलफुल होता है। अगर आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में एग्जैक्टली भी नहीं पता है और आपको 20% भी इंफॉर्मेशन है और आपकी आंसर राइटिंग लेखन शैली अच्छी है, तो आप उसमें 8 में से कम 3 से 4 50% नंबर आप खींच सकते हैं। एंड ये जो स्किल है ये ओवर द टाइम आती है। प्रीलिम्स में क्या है कि एक बार रटा कोई फैक्ट को पास्ट ईयर क्वेश्चन बना लिया, है ना। कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा है, कौन सी टैटू लविंग ट्राइब है, जो कौन सबसे ज़्यादा गोदवाना करवाती है, गोदना करवाती है, तो सिंपल सी बात है कि आपने एक बार वो फैक्ट रट लिया है तो आपको बन जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कोई स्किल नहीं है। लेकिन पेपर 4 में साइंस का आंसर लिखने के बाद, डायग्राम बनाने के बाद मैथ्स में स्विच करना। पेपर 1 में साल भर आपका हिंदी मीडियम है तो इंग्लिश का सेक्शन लिखना, या फिर आपका इंग्लिश मीडियम में आप सारे के सारे 6 पेपर्स इंग्लिश में दे रहे हैं लेकिन हिंदी के 100 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, दैट इज स्किल जो टाइम से आता है, जो एफर्ट से आता है। इसके बाद फिजिकली डिमांडिंग पेपर है। आपको आने वाले 4 दिन में एवरी डे 6 घंटे आपको तो शुद्ध लिखना ही लिखना है, आके आपको रिवाइज भी करना है और आपको 3 से 4 घंटे की नींद में अगले दिन का भी एग्ज़ाम देना है और ये कम से कम 3 बार आपको रिपीट करना है, वो भी आपको छत्तीसगढ़ के जून जुलाई की गर्मी में। तो आई थिंक फिजिकली बहुत बहुत डिमांडिंग है। अगर मैं किसी को भी, बच्चे को भी उठाऊँ, उसको बोलूँगा कि भाई 19 तारीख को प्रीलिम्स है, आप सुबह 2 घंटे बैठ जाओ, शाम को 2 घंटे बैठ जाओ, बैठ जाएगा। लेकिन मैं किसी को बोलूँगा तुम आधी नींद में या फिर बिना सोए आके अगले दिन आके 6 घंटे लिखो और बहुत अच्छा परफॉर्म करो उस रिटर्न पेपर में भी, तो ज़्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे। तो फिजिकली बहुत डिमांडिंग है। जो फिजिकल डिमांड है प्रीलिम्स और मेंस का, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। उसके बाद ह्यूज सिलेबस है। सीजीपीएससी के प्रीलिम्स का सिलेबस देखोगे, मेंस का सिलेबस देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 60-70% पेपर टोटली डिफरेंट है। एग्जाम्पल, पेपर 1 डिफरेंट है, पेपर 2 एसए टोटली डिफरेंट है, पेपर 6 फिलोसफी सोशोलॉजी कंप्लीटली डिफरेंट है, पेपर 4 साइंस का खासकर इन्वायरमेंट पोर्शन एकदम न्यू यूनिक है, पेपर 7 पूरा का पूरा पेपर नया है। ठीक है, इसके बाद जो छोटे छोटे पोजीशन है जैसे पबैड हो गया, है ना, पबैड हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इनका भी ओरिएंटेशन काफ़ी काफ़ी डिफरेंट है। तो इसलिए मैं कह सकते हैं कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स हार्डली 40% या फिर 35% ही है सीजीपीएससी मेंस का। उसके बाद देखो कोई फिक्स्ड आंसर नहीं होता। प्रीलिम्स में क्या है, आंसर की आ गई, 37 का आंसर बी है, 45 का आंसर डी है, आपने लगा दिया, जुगाड़ बन गया। लेकिन इसमें ऐसी चीज़ नहीं है। आप जो लिख रहे हैं वो भी सही है, बाजू वाला जो लिख रहा है वो भी सही है, जो तीसरा लिख रहा है उसका थोड़ा सा ज़्यादा सही है। एंड पूरा का पूरा जो मेंस का गेम है ये थोड़ा 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 बेहतर में ही है। आप टॉप 10 के मार्क्स देखेंगे, टॉप 15 का मार्क्स देखेंगे और उसके बाद 15 to 30 का मार्क्स देखेंगे, आप देखेंगे कि हार्डली 10-12 नंबर में ही पूरी मेरिट लिस्ट क्लोज हो जा रही है। सारे डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, क्लास 2 के जो पोस्ट होते हैं वो सब खत्म हो जा रहे हैं। तो फिक्स्ड आंसर नहीं है, तो इसलिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि भाई अब क्या लिखें, कैसे लिखें। तो ऐसे टाइम पे आपको अपने विवेक, एक अच्छा मेंटर, अपनी प्रैक्टिस और एक स्वज्ञान भी होता है आंसर लिखते हुए, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आ सकता है। कोई आपको रटा नहीं सकता,
कोई ऐसा स्टैंडर्ड फिक्स, कोई ऐसा ढांचा नहीं है जिसमें आप अपने आंसर को बैठाएंगे तो ही वो अच्छा होगा। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, पेपर टू पेपर डिपेंड करता है। इसलिए कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है, इसलिए लोगों को एग्जैक्टली नहीं पता है कि कैसे स्कोर करना है, एंड दैट मेक्स मेंस वेरी डिफिकल्ट। इसके बाद देखो बहुत ज़्यादा प्लानिंग करनी है। प्लानिंग कैसे करनी है? पहले तो भाई आपको टाइम कम है, प्रीलिम्स के पहले आपके पास इन्फिनाइट टाइम है। अगर आपका इस बार वाला प्रीलिम्स अगर फेल हो गया है तो अगले प्रीलिम्स के लिए आपके पास लगभग 1 साल है। लेकिन अगर आपका अभी प्रीलिम्स क्लियर हो गया है तो आपके सामने वाले मेंस के लिए सिर्फ 3 महीने हैं। इतना ज़्यादा सिलेबस है, नोट्स कैसे बनाएंगे, रटेंगे कैसे, टेस्ट सीरीज कैसे अटेम्प्ट करेंगे, एक बार आप एग्जामिनेशन हॉल में घुस गए तो कैसे आप टाइम मैनेज करेंगे, स्पेस मैनेज करेंगे, कंटेंट मैनेज करेंगे, करंट अफेयर मैनेज करेंगे, ग्राफ, मैप एंड गॉड नोज व्हाट कैसे मैनेज करेंगे, खासकर फिजिकल एक्सर्शन के साथ अपना मेंटल एक्सर्शन कैसे मैनेज करेंगे। तो इस सब की बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ प्लानिंग चाहिए होती है, जो कि प्रीलिम्स में नहीं चाहिए होती। प्रीलिम्स में ऐसा है कि हर कोई 100 क्वेश्चन पढ़ ही लेगा 2 घंटे में, और उसको आता है तो वो बबल लगा देगा, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा स्किल नहीं है। लेकिन यहाँ पे चूंकि आपको अपने हाथ से लिखना है, पूरे 4 दिन लगातार लिखना है, 6 घंटे लगातार लिखना है, आधी नींद में लिखना है, बिना नींद के लिखना है, छत्तीसगढ़ की जून की गर्मी में लिखना है, तो दिस रिक्वायर्स मच मच मोर प्रैक्टिस एंड प्लानिंग दैन प्रीलिम्स। इसलिए जो प्रीलिम्स में अच्छा करते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो मेंस में भी अच्छा करे। उसके बाद देखो बहुत ही दुख का विषय है कि जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि मेंस के लिए कोई भी मेंटरशिप नहीं है। हर कोई आपको फैक्ट्स रटा के आपको ऑब्जेक्टिव में ABCD में से C करेक्ट है, A करेक्ट है, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी, छत्तीसगढ़ से बहने वाली सबसे लंबी नदी, सबसे ज़्यादा गोदना प्रिय जनजाति, सबसे ज़्यादा गोदना करवाने वाली जनजाति, इसमें ही आपको बिजी रखेंगे। ऐसा बहुत कम लोग हैं, शायद बिल्कुल ऐसे नहीं है, जो आपको पढ़ाए मैटर, उसके बाद आपको बताए कि बच्चों इसमें 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन इस साल आया हुआ था, और उसके बाद आपको दिखाए मेंस की आंसर कॉपी कि ये 15 मार्क्स के आंसर में 27 से 28 लाइन होती हैं। इसमें अगर आपको वो सब हेडिंग्स देने हैं तो लेफ़्ट से स्टार्ट करिए, ग्राफ बनाना है तो राइट से स्टार्ट करिए, अगर करंट अफेयर आ रहा है तो उसको ऊपर रखिए, अगर कोई कोट्स आ रहा है तो उसको बीच में रखिए, अगर कोई इलस्ट्रेशन बना रहा है तो उसके आजू बाजू डब्बा बनाइए। ऐसा कोई नहीं बताता है। हर कोई आपको 10 फैक्ट रटा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 37, 35, ऑप्शन ABCD इसमें ही खिलाते रहेंगे। तो बहुत दुख की बात है कि मेंस के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, और अगर छत्तीसगढ़ में है भी तो बिकॉज ऑफ मार्केट के कारण बहुत अंडररेटेड है। ज़्यादातर लोग वनडे एग्ज़ाम्स के चक्कर में रहते हैं, ABCD में से एक तुक्का लगाने के चक्कर में रहते हैं। यही रीज़न है कि मेंस उतना ज़्यादा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कह ले या फिर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कह ले, दोनों से ही बहुत ज़्यादा अंडररेटेड रहा है, और इसके गाइडेंस में बहुत ज़्यादा क्वालिटी इंप्रूवमेंट मुझे पिछले 5-7 सालों में नहीं दिखा है। उसके बाद टाइम देखो यार, फिर वही बात हो गई कि प्रीलिम्स प्रिपेयर करने के लिए आपके पास साल भर है। अगर आप इस बार अगर फेल हो गए हैं तो आप अगला प्रीलिम्स देने के लिए आपके पास 1 साल है। लेकिन इस बार अगर आप पास हो गए तो आपके पास हार्डली 2.5-3 महीना है, एंड 2.5-3 महीने में नोट्स बनाओ, रटो, प्रैक्टिस करो, लिखो, समझो, पास्ट ईयर क्वेश्चन एनालाइज करो, तो टाइम का बहुत बड़ा कॉन्स्टेंट आ जाता है। उसके बाद देखो कोई इवैल्यूएशन, वन सेकेंड मैंने बताया कि कोई भी आंसर की नहीं होती है, कोई फिक्स्ड आंसर नहीं होता है, आयोग से कोई भी मॉडल आंसर नहीं निकलता है जिसके दम पे हम ये कह सके कि ये पर्टिकुलर आंसर परफेक्ट है या बेटर है। यहाँ पे कोई भी आंसर परफेक्ट नहीं होता और कोई भी आंसर गलत नहीं होता मोस्ट ऑफ द केसेस में, GS के आंसर खासकर। तो इसमें बच्चों को पता नहीं चलता है कि यार मैं कैसे लिख रहा हूँ, कैसे नहीं लिख रहा हूँ। तो क्योंकि एक कोई भी सेट स्टैंडर्ड नहीं है, सेट फॉर्मेट नहीं है, तो अगर आप अकेले एक रूम में पढ़ रहे हैं, आपको मेंस का मॉडल आंसर कैसे दिखता है नहीं पता है, तो आपका खुद का इवैल्यूएशन करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। एंड यही रीज़न है कि लोग कहाँ इम्प्रूव करें, कैसे इम्प्रूव करें, क्यों मेरा मेंस रुक रहा है, ऐसा क्या करे कि इस बार मेंस क्लियर हो जाए, इन सब सवालों का जो जवाब है वो ढूंढते रह जाते हैं। एग्जामिनेशन हो जाता है, अगला नोटिफिकेशन आ जाता है, और ऐसी साइकिल करते करते कईयों का 5-6 साल ख़त्म हो गया है। तो इवैल्यूएशन इज़ वेरी टफ। उसके बाद देखो फाइंडिंग द राइट मेंटर। देखिए मैंने बताया कि एजुकेशन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस बहुत ज़्यादा कुछ अट्रैक्टिव नहीं है। बच्चों के इंटरेस्ट या फिर एस्पिरेंट्स के इंटरेस्ट के हिसाब से मेंस बहुत एफर्ट टेकिंग है, तो हर कोई चाहता है कि वनडे एग्जाम में हो जाए, तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है।
इस कारण क्या होता है कि जो मेंटर होता है, जो आपको बता पाए, आपके आंसर कॉपी लेके माइन्यूटली चेक कर पाए, सॉरी टू से लेकिन बहुत सारे टेस्ट सीरीज में भी बहुत ही बल्क में और ऐसे ऐसे लोग आपके आंसर कॉपी चेक कर रहे हैं जो खुद कभी मेंस नहीं लिखा है किन्होंने। अब जिसने खुद मेंस नहीं लिखा है वो ऐसे अपने रूम में, एसी वाले रूम में बैठ के आपको कैसे बता देगा कि आपको 3 घंटे के प्रेशर में इतना मिनिमम क्वालिटी लाएंगे तो आपके चांसेस बेटर हो जाएंगे। उनको जो फिक्स्ड आंसर की मिलती है उनसे वो कंपेयर करते हैं, उसमें अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। तो ऐसे में ऐसा कोई मेंटर जो आपको पर सब्जेक्ट बेसिस में, आपके पर क्वेश्चन बेसिस में आपको इम्प्रूवमेंट करे, कोई विस्तृत टिप लिख के आपको कमेंट करे कि इस पर्टिकुलर पेपर में ये आंसर में आप ये इंक्लूड करिए, या फिर मॉडल आंसर देखिए, या फिर उसको अच्छे से फ्रेम करिए, हैंड राइटिंग सही करिए, कंटेंट सही करिए, अप्रोच सही करिए, तो इस पर बहुत डिफिकल्टी होती है बच्चों को। और यही रीज़न है कि बहुत लोगों का प्रीलिम्स स्ट्रांग होने के बावजूद मेंस कभी स्ट्रांग नहीं हो पाता। तो चलिए, हर बार कुछ स्पेशल हम लोग करते रहते हैं। तो ये द मेंटर मंकी, हमको लगा कि इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना चाहिए आपके मेंटरशिप जर्नी में। तो ये द मेंटर मंकी कूल प्रोफेसर है, ये आपको बताएगा कि कहाँ पे आंसर राइटिंग में कहाँ कहाँ इंप्रूव करना है। ऑफ कोर्स एक एक बच्चों को तो नहीं बता सकते, लेकिन एक जो जनरल अप्रोच होता है किसी भी मेंस के आंसर को अप्रोच करने का, लिखने का, एंड व्हाट मेक्स अ गुड आंसर, इस पे ये जो मेंटर मंकी है वो डिस्कस करेगा। तो आने वाले सीरीज़ का जो मुख्य नायक होंगे वो यही होंगे, द मेंटर मंकी। उसके बाद देखते हैं प्लानिंग डेडलाइंस। देखो, अब जो एक चीज़ होती है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग पीछे रह जाते हैं वो ये है कि आपने समय को काटिए। समय को काटिए मतलब 1 महीने में, 15 दिन में मेरा CGGS का मेंस प्रिपेयर हो जाना चाहिए, 1 हफ्ते में मेरा इंडियन हिस्ट्री का मेंस तैयार हो जाना चाहिए, 15 दिन में मेरा पॉलिटी तैयार हो जाना चाहिए, 15 दिन में मेरा पेपर 4 तैयार हो जाना चाहिए, और ऐसे ऐसे करके 1.5-2 महीने में मैं पूरा अपना स्टैटिक पोर्शन कवर कर लूँगा, और लास्ट 1 महीने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और आंसर राइटिंग करूँगा। इस प्रकार से जो डेडलाइंस है वो आपको पाना ज़रूरी है। डेडलाइन कैसे पा सकते हैं? टेस्ट सीरीज़ लगा लीजिए, खुद से डिसाइड कर लीजिए। एंड अगर आपको लगता है कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और आप मेंस की टेस्ट सीरीज़ नहीं दे सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो डिसीजन लेना है मेंस टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करने का और उसको छोड़ने का, वो भी डिपेंड करेगा कि आपके लेवल से। तो आपका जैसा लेवल है उस हिसाब से आप एक डेडलाइन प्लान करिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो कुछ भी करके, नींद से भी अगर 2 घंटे काटने पड़े तो उसको काट के अपना जो तैयारी है उसको करिए। उसके बाद नोट्स प्रॉपर होना चाहिए। देखिए, नोट्स का मतलब ये है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले जब आप 6 घंटा लिख के आए हैं, उसकी पिछले रात भी नहीं सोए हैं, और आपके पास 3 घंटे में आपको 2 बड़े बड़े पेपर, फॉर एग्जांपल पेपर 3 और पेपर 4 एक साथ रिवाइज करना है, तो ऐसे में प्रॉपर नोट्स जो होने चाहिए उनको बना लीजिए। माइंडसेट सिंपली एक होना चाहिए कि मेरी प्रिपरेशन इतनी हो गई है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा खाली नहीं छोड़ूंगा, अनटिल अनलेस एकदम राजा रवि वर्मा का बर्थडे टाइप के क्वेश्चंस ना आ जाए, CRPC की आला धारा बता दीजिए ना आ जाए, तब तक मेरा माइंडसेट ये रहेगा कि मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसका मैं एक जनरल आंसर लिख के 5 में से एटलीस्ट 2 नंबर ना ले पाऊँ। तो ये माइंडसेट और ये लेवल आपका टारगेट होना चाहिए। उसके बाद जो स्कोरिंग पेपर्स हैं उसको इग्नोर करना। फॉर एग्जांपल एसए पेपर वीक होना, लैंग्वेज को फॉर ग्रांटेड लेना, मैथ्स का पेपर वीक होना। और सिंपल सी बात है कि अगर आपके ये पेपर वीक है, मैथ्स, लैंग्वेज और एसए, तो आप जितना जीएस में मेहनत कर लो, जीएस का आप मॉडल आंसर पा लो सीजीपीएससी से और डिट्टो कॉपी करके लिख दो, फिर भी अगर आपका एसए, लैंग्वेज और मैथ्स अच्छा नहीं है तो आप इसको जीएस पेपर से कवर नहीं कर सकते। तो अगर आपका दिन का 7 घंटे आप पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट 1 घंटा लैंग्वेज, एसए, मैथ्स को कंबाइन रूप से, या मैं होता आपके जगह तो मैं 1.5 घंटा देता। सिंपल सा इक्वेशन है, मैथ्स में कुछ करना नहीं है, 50 नंबर का है। सोशोलॉजी में सब कुछ करना है, वो भी 50 नंबर का है। पबैड में सब कुछ करना है, वो भी 50 नंबर का है। पेपर 7 पार्ट 2 50 नंबर का है। इंडियन ज्योग्राफी 50 नंबर का है। तो जब ये 50 नंबर में इतनी मेहनत लग रही है, तो जो एकदम इजी, गिवन डैट कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मुझे मैथ्स बचपन से ही बेहतर बनता है, तो मैं क्यों ना उस पर जान लगाऊं। पेपर 3 इंडियन हिस्ट्री 75 नंबर का है, दुनिया का कोई भी ज्ञान उसमें पूछता है। पेपर 2 एससे 200 नंबर का है, ऑलमोस्ट टॉपिक मुझे पता होते हैं क्या आने वाले हैं, तो मैं 75 नंबर के पीछे अपने प्राण जलाऊं या फिर 200 नंबर प्रिपेयर करके मैं आगे बढ़ जाऊं। पेपर 1 एससे सिंपल 1 लाइनर फैक्ट है,
इसके पर्यायवाची बता दीजिए, विलोम बता दीजिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बता दीजिए, संधि बता दीजिए, समास बता दीजिए, एक पत्र लिख दीजिए, कुछ पत्रकार रट लीजिए, कुछ पत्रिका रट लीजिए। ये 200 नंबर मुझे दे रहा है। पेपर 3 का 200 नंबर प्रिपेयर करने के लिए मुझे 1.5 साल लगा। लैंग्वेज का 200 नंबर प्रिपेयर करने के लिए 1.5 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा, तो मैं किस में अपना दिमाग लगाऊंगा। तो यही है कि आपको स्कोरिंग पेपर्स इग्नोर नहीं करने हैं, मैकेनिज्म समझना है। जहाँ से ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा वहाँ पे उस प्रपोर्शन में हम अपना एफर्ट डालेंगे। इस बात को बहुत छात्र इग्नोर करते हैं। यही रीज़न है कि 80% छात्र जो मेंस लिखते हैं उनका मेंस क्लियर नहीं होता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। जो नेक्स्ट है उसके बाद एक और स्किल होता है कि देखो मेंस प्रीलिम्स में ये होता है कि क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, तो नेगेटिव मार्किंग होती है तो आप जो अननोन क्वेश्चंस होते हैं उनको टच नहीं करते हो। लेकिन मेंस में ऐसा है कि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। उस अननोन क्वेश्चन में अगर 8 मार्क्स का है, अगर आपको 2 मार्क्स में मिल जा रहे हैं, 3 मार्क्स में मिल जा रहे हैं, तो वो भी आपकी जीत है। तो आप में ये स्किल होने चाहिए कि जितने भी अननोन क्वेश्चंस हैं वो आप मैनेज कर लें। उसके बाद देखो कोई भी ना नीरस से कुछ लाइन से शब्द नहीं पढ़ना चाहता है। हर कोई ये एक्सपेक्ट करता है कि एटलीस्ट 8 10 15 नंबर के क्वेश्चन में थोड़ा सा डायनामिक अप्रोच, थोड़े से मैप दिख जाए, थोड़े से ग्राफ दिख जाए, कुछ करंट अफेयर दिख जाए, कुछ इलस्ट्रेशंस हो जाए, तो उससे ईजी हो जाता है। एक और चीज़ जिसमें लोग स्टूडेंट करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, डैट इज़ कि टू द पॉइंट लिखो ना। अगर कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ के प्रति एकड़ कितना क्विंटल धान लिया जा रहा है, तो उतना ही लिखो ना, उसमें 4 लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। 21 क्विंटल लिखोगे डेट इज़ ओके, 2 में 2 नंबर मिलेंगे आपको। तो टू द पॉइंट लिखिए। उसके बाद सब हेडिंग नहीं लिखना। देखो किसी को भी ना पैराग्राफ, ऐसा रॉ पैराग्राफ पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता है। इसमें आपका ये है कि आपको सब हेडिंग में तोड़िए। जैसे कोई हिस्टोरिकल इवेंट है, मान लिए हिस्टोरिकल इवेंट है, तो उसमें लिखिए कि टाइमलाइन क्या है, ठीक है, किसके किसके बीच में हुआ था, ऐसे कौन से रीज़न थे जिनके कारण ये हुआ, इमीडिएट कॉज था कि क्या हो गया, और उसके बाद वो जो हिस्टोरिकल इवेंट हो रहा है उसमें मेन मेन इवेंट क्या हुआ है, मेन मेन कुछ सिग्निफिकेंट अगर कोई चीज़ें हुई हो तो वो लिखिए। उसके बाद लिखिए कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। इम्पैक्ट को भी तोड़िए, पॉलिटिकल क्या हुआ, सोशल क्या हुआ, इकोनॉमिक क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या हुआ, कल्चरल क्या हुआ, ठीक है, रिलीजियस क्या हुआ। और उसके बाद उसका वो सिग्निफिकेंस लिखिए कि क्या ये एक बहुत ही क्रिटिकल इवेंट था जिससे इंडिया की हिस्ट्री मुड़ गई, या फिर उसके ऐसे एलिमेंट्स जो आज भी हम देखते हैं उस इवेंट के कारण। हो सकता है कि हाल ही में भारत सरकार ने कोई नया अवार्ड घोषित किया हो, उस महापुरुष से अगर कोई संबंधित ऐतिहासिक कोई महत्व के कोई घटना है तो उससे संबंधित कोई नेशनल पार्क बना रहा हो, कुछ अवार्ड स्टैब्लिश किया हो, डाक टिकट लॉन्च किया हो। तो इस प्रकार से आप सब हेडिंग बनाइए। पॉलिटी में है तो पॉलिटी में आर्टिकल लिखिए, क्या प्रोविज़न है लिखिए, क्या लिमिटेशन है लिखिए। उसके बाद उसमें जो करंट अफेयर है कुछ लिखिए, कुछ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं उनको लिखिए, कैसे इंपॉर्टेंट है आम आदमी की ज़िंदगी में वो लिखिए। अगर कोई करंट अफेयर से रिलेटेड इवेंट है जिसमें पॉलिटी का वो वाला क्वेश्चन कनेक्ट हो रहा है तो उसको लिखिए कि इसमें यूज़ किया गया था। तो सब हेडिंग में तोड़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे एक क्लैरिटी पता चलती है आपको। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, अनरियलिस्टिक मेंस टेस्ट सीरीज का शेड्यूल। देखो अगर कोई बोल रहा है आदमी कि मैं पहला टेस्ट लूंगा पेपर 7 पूरा कंप्लीट, एंड उसके लिए आपको 1 हफ्ता दे रहा है, एंड आपका पेपर 7 कंप्लीट नहीं है, नोट्स नहीं बनाए आपने, रटे नहीं है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि 1 हफ्ते में आप पेपर 7 कंप्लीट कर पाए। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप ऐसा टेस्ट सीरीज देखिए जो आप मैनेज कर पाए। मैनेज करने का मतलब जो पहले 2 महीने आपको पार्ट वाइज टेस्ट के थ्रू सिलेबस कंप्लीट करवा दे, और लास्ट के 1 महीने में हर 4 दिन में 5 दिन में भी अगर वो ले रहा है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज तो इट इज़ ओके। तो मेंस टेस्ट सीरीज शेड्यूल को देख लीजिए कि आपके प्रिपरेशन और लेवल के हिसाब से है या नहीं है, तो ठीक है, नहीं है तो कोई दूसरा देखिए। जस्ट बिकॉज आपके सारे दोस्त दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप देखेंगे। आप अपने लेवल के हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट करिए। रिवीजन प्लान करना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन प्लान करना ज़रूरी इसलिए क्योंकि आपके पास इन्फिनाइट टाइम नहीं है। प्रीलिम्स अगर है तो उसके पहले आपके पास इन्फिनाइट टाइम है, लेकिन जब आपका एक दिन आप पेपर 3 4 दे के आए हैं और अगले दिन पेपर 5 6 देना है, तो आपके पास 4 4 या 5 घंटे से ज़्यादा नहीं है रिवाइज करने के लिए। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप अपने रिविजन्स को प्लान करिए। उसके बाद है परफॉर्मिंग ऑन दोज 4 क्रिटिकल डेज। देखो ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि आपने अपने टेस्ट सीरीज में कितना ज़्यादा फाड़ा है। इट ओनली डिपेंड्स कि आप उस 4 दिन कैसे लिख के आ रहे हो। अगर आप ठीक लग रहे हो, लिख रहे हो, तो इट इज़ ओके।
अगर आप ठीक नहीं लिख रहे हैं तो आप कंपटीशन से बाहर हैं, उस साल भी नौकरी नहीं मिलेगी, अगले साल फिर से आप अपने कोचिंग के टेस्ट सीरीज में टॉप करते रहना। इट इज़ ऑफ नो यूज़। आपके टेस्ट सीरीज़ का जो यूज़ है वो तभी है जब आप उन 4 क्रिटिकल डेज में अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं। उसके बाद मेंटल रिहर्सल करिए चीज़ों की। मेंटल रिहर्सल का मतलब क्या है कि विजुलाइज करिए, अगर क्वेश्चंस बन रहे हैं तो कितना लिखना है, अगर मेरे को टाइम कम पड़ गया तो कितना लिखना है, अगर स्पेस बहुत ज़्यादा है तो आंसर को कैसे फैलाना है, अगर स्पेस कम मिल रहा है तो आंसर को कैसे सिकुड़ना है। तो ये चीज़ें आप मेंटली रिहर्स करते रहिए, अपने आप को स्ट्रैटेजी बताते रहिए कि ऐसा होगा तो मैं ऐसे करूँगा, ऐसा होगा तो मैं वैसा करूँगा। ठीक है। देखो, फिजिकली और इमोशनली स्टेबल रहो, गोज विदाउट सेइंग। बहुत ज़्यादा बीमार नहीं पड़ना है, लू रहती है। एंड बहुत ज़्यादा इमोशनली भी डिस्टेबल नहीं होना है, अपने आप को संभालना है, क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन पिछले 4-5 साल से चल रही है तो किसी भी टेम्प्रेरी इवेंट के लिए या फिर कोई ऐसा इवेंट जिसमें बारे में आप बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, ऐसे इवेंट्स में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने करियर पे फोकस करिए। पिछले 5-7 साल से आपने काफ़ी मेहनत करी है, तो देर इज़ नो पॉइंट कि लास्ट में किसी टेम्प्रेरी चीज़ के लिए आप अपना इमोशनल स्टेबिलिटी खो रहे हैं और अपनी फिजिकल हेल्थ को हार्म कर रहे हैं। आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि ये वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। प्रीलिम्स बार बार नहीं निकलता, मेंस बार बार देने का। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि एडीआई और रेडियो की वैकेंसी आई हुई है, तो देखो 2 एग्ज़ाम के बीच में जगल करने का कोई मतलब नहीं है। एक साथ बहुत सारी चीज़ों के पीछे मत भागिए, अपना रियलिस्टिक लेवल जानिए। अगर मैं आपके जगह होता तो मैं सीजीपीएससी मेंस का प्रिपरेशन करता, क्योंकि एडीआई और रेडियो बनने के बाद भी आदमी सीजीपीएससी मेंस ही देगा। तो क्यों ना इस बार मैं सीजीपीएससी मेंस में अपना फुल एफर्ट मार लूँ, क्योंकि एडीओ और एडीआई चलो ठीक भी है, लेकिन एडीओ भी कुछ उतना बहुत गैजेटेड लेवल का पोस्ट नहीं है ना। वो जनपद सीओ के नीचे ही रहता है, और वो जनपद सीओ अगर आप बन जा रहे हैं तो आप एडीओ कई साल लग जाते हैं, 20-22-25 साल भी लग जाते हैं उनको प्रमोशन लेने में एज अ सीओ। तो अगर आप एडीओ का सपना देख रहे हैं या एडीआई का सपना देख रहे हैं, जस्ट नो डैट कि अगर वो सपना साकार भी हो जाता है, लेकिन आपको अपना पूरा ड्रीम रियलाइज करने के लिए सीजीपीएससी मेंस के थ्रू ही होकर गुजरना पड़ेगा। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि अगर आप 2-3 एग्ज़ाम के पीछे भाग रहे हैं तो जस्ट नो डैट कि ऐसा कौन सा एग्ज़ाम है जो आपको गंतव्य तक पहुंचाएगा। पार्किंग लॉट वाली जॉब्स बहुत ज़्यादा खुशी नहीं देगी। 2 दिन तक 3 दिन तक आपको लगेगा कि हाँ भाई चलो मैं एडीओ बन गया हूँ, हाँ भाई मैं एडीआई बन गया हूँ। लेकिन अगर आपका सीजीपीएससी मेन से कोई एक भी पोस्ट लग जाता है तो इस प्रकार के सिंगल डे वाले एग्ज़ाम से वो यूजुअली बेटर ही होता है। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप अपने प्रायोरिटी सेट कर लें। हाफ हार्टेड एफर्ट्स नहीं मारेंगे कि भाई इस साल तो मेरा मेंस प्रिपरेशन नहीं है, मैं नहीं करूँगा प्रिपरेशन। लेट मी टेल यू, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिनका मेंस प्रिपेयर नहीं था बट फिर भी वो अंडर 10 रैंक लेके आए हैं। तो इट इज़ नॉट नॉलेज बेस्ड, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अकाउंट इन होती हैं। आप भी एफर्ट मारिए, आप फुल एफर्ट मारिए, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। देखो यार, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपके पास क्या है, क्या सिचुएशन है, उसमें लोग ध्यान नहीं देते हैं। क्या चीज़ नहीं है उस पर ध्यान देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यार कट ऑफ क्लियर नहीं था, मेरा अचानक से सिलेक्शन हो गया है, मैंने 1 महीना बर्बाद कर दिया है, तो अब मैं क्या करूं। डजेंट मैटर। आपको क्या फोकस करना है कि मेरी सिलेक्शन हो गई है, प्रीलिम्स क्लियर हो गया है, मेंस लिखने के लिए मैं क्वालिफाइड हूँ, मेरे पास 2-2.5 महीने हैं, उसमें जितना बेस्ट हो सकता है मैं करूँगा। तो आपके हाथ में जो है उस पर फोकस करिए। आपके हाथ से जो निकल चुका है उसके पीछे बहुत ज़्यादा रोने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद देखो, इस गेम को समझना ही 100% नॉलेज बेस्ड नहीं है। यहाँ पे आपके पास 30% स्किल्स है कि टाइम कैसे मैनेज करना है, स्पेस कैसे मैनेज करना है, कंटेंट कैसे मैनेज करना है, एग्जामिनर को कैसे मैनेज करना है। और 20% डिटर्मिनेशन है। डिटर्मिनेशन मतलब कि ये जो 30% की जो स्किल्स है ना, इनको एक्वायर करने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, पेन लेना पड़ेगा हाथ में, अपनी कलाइयाँ दुखानी पड़ेगी, उसके बाद ये आएगा। तो वो कलाइयाँ दुखते तक जब तक ये स्किल्स आएंगी, उसको आपका 20% डिटर्मिनेशन, कि आपका कलेजा कितना ज़्यादा सख्त है, आपका कलेजा कितना बलवान है, वो डिटरमाइन करेगा। कहीं से भी ये जो 30% स्किल है बिना डिटर्मिनेशन के नहीं आएंगी। तो स्किल, डिटर्मिनेशन प्लस 50% नॉलेज उसके बाद बहुत अच्छा रैंक प्रोड्यूस कर सकती हैं। ठीक है। बहुत फेमस ये सेइंग है कि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन बैटल। सीधी बात है, जब आग लग जाए तब कुआं खोदने का कोई मतलब नहीं होता है। अब इसे कुआं खोदना चालू करो। जब भीषण लू पड़ेगी, लावा गिरेगा, मेंस के एग्जामिनेशन में बैठोगे, तो अभी जो आप कुआं खोद के रखे हो ना, वहाँ से पानी निकाल के थोड़े से ठंडे हो पाओगे। तो अगर अभी नॉर्मल सिचुएशन चल रही है, कल कुछ आपके ऑब्लिगेशंस नहीं है, परसों कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है, लंबी छुट्टियां पड़ रही हैं, खासकर अप्रैल के माह में,
तो अपने आप को 100% टाइम दो, रिलैक्स मत करो, एक्स्ट्रा मेहनत करो छुट्टी के दिन पे। उसके बाद देखो, कोई परफेक्ट मुहूर्त नहीं होता है कि मंडे से चालू करूँगा, कि सैटरडे से चालू करूँगा, कि वेडनेसडे से चालू करूँगा, कि मंगलवार से चालू करूँगा। आज है, चालू कर दो। कभी भी कोई परफेक्ट प्रिपरेशन नहीं रहेगी। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मेरी प्रिपरेशन भी परफेक्ट नहीं है, बट फिर भी मेरी रैंक लग गई है। तो डैट गोज़ विदाउट सेइंग अ लॉट कि भाई कभी भी 100 प्रिपरेशन होगी नहीं, लेकिन उसमें भी लोगों के रैंक्स आ जाते हैं, एग्ज़ाम को निकाला जा सकता है। 100% प्रिपरेशन एक चीज़ है, 2000-5000 लोग के बीच में टॉप 10 में आना अलग चीज़ हो जाती है। देखो, हर किसी की डिफरेंट वीकनेस है, बहुत ज़्यादा रोना नहीं है अपने वीकनेस को लेके। किसी को मैथ्स नहीं बन रही होगी लेकिन पेपर 7 बहुत अच्छे से रटाया होगा, आपको मैथ्स बन रही होगी लेकिन पेपर 7 पूरा आपका डब्बा होगा। तो हर किसी की डिफरेंट वीकनेस है, हर किसी की डिफरेंट स्ट्रेंथ है, उसी के हिसाब से हमको खेलना है ये गेम, ठीक है। हार्श रियलिटी, ऐसे लोग जो आपसे हर तरीके से कमतर हैं या हर तरीके से कमज़ोर हैं, उनकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, नोट्स नहीं है ना, जिनको आता नहीं है, जिनके मैथ्स नहीं बनती है, जिनसे इंग्लिश नहीं बनता है, वो आपसे बेटर रैंक ले आएंगे। लेट दिस फैक्ट बी एब्जॉर्ब्ड बाई यू। अच्छे से इस तथ्य को समझ लीजिए। ऐसा व्यक्ति जो आपसे शैक्षणिक रूप से कमज़ोर है, जिसको गणित नहीं बनती है, अंग्रेजी नहीं बनती है, चीज़ें रटाती नहीं है, उसको एक पन्ना रटने में उसको 10 घंटे लग जाते हैं, वो आपसे अच्छी रैंक लाने वाला है इस एग्ज़ाम में। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। देखो, सीजीपीएससी का सिलेबस ना बहुत ज़्यादा टैलेंट के लिए स्कोप नहीं छोड़ता है। मेहनत करिए, आपने अपने नोट्स रट के आए हैं तो आप जाके लिख दोगे, नहीं रट के आए हैं तो जितना भी टैलेंट हो नहीं लिख पाओगे, ठीक है। क्लियरिंग प्रीलिम्स इज नॉट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। अभी तो कई लोग का जिनका एक्सपेक्टेड नहीं था प्रीलिम्स निकलना, वो सब के सब प्रीलिम्स निकाल के बैठे हैं एंड बहुत खुश हो रहे हैं, बट इट इज़ ऑफ नो यूज़। 15 दिन में सब कुछ गाड़ी वापस पटरी में आ जाएगी एंड आपको रियलाइज़ होगा कि जॉब आपके हाथ में नहीं है। जॉब चाहिए तो सीजीपीएससी मेन से होकर गुजरना पड़ेगा। तो क्लियरिंग प्रीलिम्स इज नॉट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन है। प्रैक्टिस सब कुछ करना है। अगर आपको क ख ग घ नहीं आता है, क ख ग घ लिख के देखो। ABCD नहीं आता है, ABCD लिख के देखो। आप कोई मैथ्स का कोई कैलकुलेशन है उसको दिमाग में ही कर लेते हैं, लेकिन आपको स्टेप में लिखना है तो स्टेप में लिख के देखो। 80% टाइम रिवीजन में डालो, 20% टाइम आंसर राइटिंग में डालो, 70% टाइम इंडिया जीएस में डालो, 30% टाइम CGS में डालो। एक टेस्ट काफ़ी है एक हफ्ते में। पार्ट वाइज सिलेबस टेस्ट दे रहे हो तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होने का, जानबूझ के टफ क्वेश्चन डाले जाते हैं। नोट्स अगर प्रिपेयर नहीं है, स्पेशली इंडिया जीएस के, तो प्रिपेयर कर लेना। टेस्ट का मतलब टेस्ट होता है, इसका मतलब ये नहीं है अगली बार देखी जाएगी। देखो, आपको अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए, खुद से झूठ मत बोलो। हर दिन कड़ी मेहनत करो, अगले 100 दिन तक हो सकता है जॉब लग जाएगी, बहुत सुकून और शांति आ जाएगी आपके जीवन में, ठीक है। खुद से झूठ नहीं बोलना है, खुद का लेवल हर किसी को पता होता है। अगले 100 दिन जी तोड़ मेहनत कर लो। कोई भी चीज़ ग्रांटेड नहीं लेना है कि मैं इंजीनियर हूँ तो मैथ्स बना लूँगा, कि मैं कवि हूँ तो हिंदी तो बना ही लूँगा, छत्तीसगढ़ी में छत्तीसगढ़िया हूँ तो छत्तीसगढ़ी तो मैं क्वेश्चन बना ही लूँगा, कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो पेपर 4 नहीं पढ़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ को प्रिपेयर करिए, कोई भी चीज़ फॉर ग्रांटेड नहीं लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, नर्वस रहिए, अच्छी बात है, आपको नर्वसनेस होनी चाहिए, थोड़ी बहुत ना सुगबुगाहट होते रहनी चाहिए अंदर ही अंदर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अनटिल एंड अनलेस आपका नाम फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट में नहीं आ जाता, तब तक आपकी जंग चलते रहेगी। द बैटल इज नॉट ओवर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सुस्ताने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी बैठ के वीडियो देख रहे हो, चुपचाप बंद करो, फ़ोन वोन लाओ, लैंग्वेज का पढ़ना स्टार्ट करो। हिंदी का अनेक शब्दों का एक शब्द, इंग्लिश का 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन निकाल के रटना चालू करो। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। होली हो गई, प्रीलिम्स हो गया, मस्ती हो गई। नाउ कम बैक ऑन ट्रैक। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई होप नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग अपनी प्रिपरेशन सीरियसली मेंस क्लियर करने के लिए स्टार्ट कर चुके होंगे। ऑल द बेस्ट टू यू। धन्यवाद। जय हिंद। गुड नाइट।